लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक नोटिस को अभी इशू किया है और जिसमें उन्होंने व्यूज और ओपिनियंस जो है मांगे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के ऊपर। और कोई भी पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति या रिकॉग्नाइज जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने व्यूज और ओपिनियन दे सकते हैं। पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे कि जो 21st हमारा लॉ कमीशन था जिसकी प्रेसिडेंसी थी बीएस चौहान, जस्टिस बीएस चौहान सर के पास, और उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था एक पेपर के माध्यम से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया था। क्या कहा था उन्होंने, और ये फिर 22nd जो लॉ कमीशन है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जो फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने अभी ये नोटिस जारी किया है। और अगर देखें तो पिछले 7 सालों में ये दूसरी बार इस तरीके का एक कंसल्टेशन करने का प्रयास लॉ कमीशन के द्वारा किया जा रहा है यूसीसी के ऊपर। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया भर में और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने भी कई बार गवर्नमेंट से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए कहा है, क्योंकि कई पिटिशंस जो हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स में और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रही है, जिसके चलते ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू बन जाता है। लेकिन क्या वजह है जो अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है जिससे ये पता चलता है कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वहां की सरकार ने कॉमन सिविल कोड के ऊपर एक कमेटी जो है उन्होंने बनाई थी। और गुजरात और उत्तराखंड में इस तरीके की जो है ऑलरेडी कमिटीज जो है वो वर्क कर रही हैं और उन्होंने यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रयास किया है, कोशिश की है। और इसी तरीके का एक कोशिश करने का असम की जो गवर्नमेंट है उसने भी अपना कमिटमेंट जो है शो किया है। जस्टिस अवस्थी की अभी मीटिंग हुई है जो कि माई 22nd लॉ कमीशन के प्रमुख हैं, उनकी मीटिंग हुई है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के साथ और उन्होंने उन कमेटी के साथ बैठ करके डिस्कस किया है और उस प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट को देखा है जो कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है जिसने यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कमेटी बनाई है उसने कुछ कोड ड्राफ्ट किए हैं और उस पर उन्होंने चर्चा की है। तो क्या उत्तराखंड का जो यूनिवर्सल या जो कॉमन सिविल कोड है वो क्या पूरे भारत के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक रेप्लिका के तौर पर काम कर सकता है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी और जो उसके अलाइज हैं, खास करके जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उनका यह मानना रहा है कि इंक्लूसिव इंडिया की भावना को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर इस डायरेक्शन में काफी कुछ सब्सटेंशियल किया जा रहा है। लेकिन 21st लॉ कमीशन जो था वो उसने क्या कहा था, हम थोड़ा उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में, ताकि चीजें हमें क्लियर हो सके और इसका बैकग्राउंड समझ में आ सके कि आखिर इस समय ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है, जबकि अभी 2024 में जो है इलेक्शन जो है हमारे पार्लियामेंट के शेड्यूल्ड है और उससे पहले इस तरीके के एक्सरसाइज के क्या कुछ पॉलिटिकल मीनिंग भी हो सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बीएस चौहान जो कि 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने ये बात कही थी कि यूसीसी जो है इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। उनका ये स्टेटमेंट था कि अभी भारत के लिए जो कॉमन सिविल कोड है वो ना तो जरूरी है ना वांछनीय है इस मौके पर। और अपनी 185 पेज की एक उन्होंने कंसल्टेशन पेपर जो है इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है दिया था और ये फोकस किया था कि कमीशन का जो मानना है उस पर ये उनका मानना था कि सेकुलरिज्म जो है कुड नॉट कंट्राडिक्ट द प्लूरलिटी प्रिविलेंट इन द कंट्री। यानी जिस कॉमन सिविल कोड के जरिए से हम सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जाती रही है, वो जो है प्लूरलिटी जो हमारा बहुलतावादी समाज है उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, उसके साथ जो है हम कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और फिर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की थी कि उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है यूनिफॉर्मिटी की कीमत के ऊपर,
क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्मिटी के लिए डाइवर्सिटी को जो हमारी कल्चरल है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो डेफिनेटली एक ये रीजन बनता है और बहुत ही साउंड रीजन बनता है जो कि नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए जो है एक खतरे के रूप में सामने उभर करके आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ उनकी फाइंडिंग्स थी जो उन्होंने अपने पेपर में जो है जो कि 185 पेजेस का था उसमें उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया था। फिर कमीशन ने यह भी कहा था कि एक यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी, यानी इसका एक मीनिंग ये भी था कि एक जो यूनिफाइड देश होता है यानी एक इंटीग्रेटेड कंट्री है उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि उस देश में पूरी तरीके से यूनिफॉर्मिटी होगी, एक रूपता सी होगी। और एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू रिकंसाइल अवर डाइवर्सिटी विद यूनिवर्सल एंड इनडिस्प्यूटेबल आर्गुमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। तो यानी कि हमको इस तरीके के प्रयास करने चाहिए जो हमारी डाइवर्सिटी को रिकंसाइल करें, उनको प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ जो हमारे यूनिवर्सल और इनडिस्प्यूटेबल आर्गुमेंट्स जो ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं उनका रिकंसिलिएशन होना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए। और जो विविधता है यानी जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे विभिन्न जो समाज के अंग हैं, विभिन्न जो कम्युनिटीज हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वो कभी भी इस तरीके से हम उनको नहीं ले सकते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो रोबस्ट डेमोक्रेसी है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सिंबल्स हैं और इसको हमें सजो के रखना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ये जो पूरी एक एक्सरसाइज हो रही है इसके अपने पॉलिटिकल एंगल्स हो सकते हैं, इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो दो कम्युनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो ऑर्गेनाइजेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, नॉट कम्युनिटी, सॉरी फॉर दैट। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो और जमीयत उलमा हिंद, ये दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने यूनिवर्सल कॉमन सिविल कोड के पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे टैकल करना है, क्या उसके लिए इन्होंने कोई एक मैकेनिज्म तैयार किया है? क्योंकि अगर हम हिंदू कम्युनिटी को ही देखें तो देश की जो हिंदू कम्युनिटी है वहां पर हिंदू फैमिलीज लॉ के लिए एक दाय भाग और एक मिताक्षरा दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग उनके फैमिलीज लॉस को गवर्न किया जाता है। इसी तरीके से हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, उनके भी अपने कुछ रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जिसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड किया गया है। फिर अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखें तो वहां भी डाइवर्सिटी मिलती है उनके फैमिलीज लॉ में, इसी तरीके से बुद्धिस्ट में मिलती है। हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनके कहा तो बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है फैमिली लॉ के इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। और फिसिक कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है। तो इन सारी जो कम्युनिटीज के जो फैमिली लॉ से रिलेटेड जो डाइवर्सिटीज हैं उनको किस तरीके से कॉमन सिविल कोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से एक साथ सभी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके स्टेक्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये एक 1 बिलियन क्वेश्चंस है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए एक ज्वाइंट वेंचर या एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए और वो सारे कम्युनिटीज जिनका मैंने अभी मेंशन किया उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक ऑल इंडिया फैमिली लॉ प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जा सकती है। क्या इस तरीके की कमेटी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाने की कोशिश की है या जमीयत उलमा हिंद ने की है या सिर्फ अकेले अपने लेवल के ऊपर ही ये संस्थाएं जो हैं इस दिशा में कार्य कर रही हैं? ये सारी वो चीजें हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है क्योंकि अब ये मैटर जल्दी ही जो है इसकी रिकमेंडेशन जो है इलेक्शन से पहले आएंगी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आगे स्टेप्स लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज आने जा रहा है कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड और अगर इस टाइम हमने सही तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज नहीं किया तो एक नए तरीके की प्रॉब्लम जो है फेस ऑफ करनी पड़ेगी, सारी कम्युनिटीज को भी करनी पड़ेगी, कंट्रीज के सामने भी आएगा। एक ऐसा कुछ सोल्यूशन आना चाहिए जो कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो और जो हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं उन कम्युनिटीज के जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको भी जो है प्रोटेक्ट किया जा सके और डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ जो नेशनल इंटीग्रेशन है और सिक्योरिटी है उन कंसर्न को भी जो है बेहतर तरीके से BS चौहान जो कि 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि डाइवर्सिटी जो है एक रोबस्ट डेमोक्रेसी की पहचान होती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।